हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट टर्म में हम आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस को काफी डिटेल में देख रहे थे। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन डिफरेंट प्रोसेस। हम 4 प्रोसेस अभी तक सीख चुके हैं, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। हमसे उन सब में पीवी ग्राफ के स्लोप का मैग्नीट्यूड कंपेयर कराने को बोला गया है। तो देखिए, मिनिमम स्लोप आया था आइसोबारिक में, स्लोप की वैल्यू थी 0। आइसोकोरिक में आया था इन्फानाइट यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। और आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में भी हम कंपेयर कर चुके हैं कि एडियाबेटिक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, गामा टाइम्स ऑफ पी बाय वी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और आइसोथर्मल का मैग्नीट्यूड होता था पी बाय वी। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकला आइसोकोरिक का, इन्फानाइट। सेकेंड पे आता है एडियाबेटिक, गामा टाइम्स ऑफ पी बाय वी। फिर आता है आइसोथर्मल, पी बाय वी। लास्ट में आएगा आइसोबारिक, 0। तो स्लोप ये सारे मैग्नीट्यूड्स हो गए थे, ये मैंने आपको बता दिया। आइसोकोरिक इन्फानाइट, एडियाबेटिक गामा टाइम्स ऑफ पी बाय वी, आइसोथर्मल पी बाय वी, और आइसोबारिक में बन जाता है 0। तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये मैग्नीट्यूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट सारे प्रोसेस की स्लोप की वैल्यू हमें ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बोल रखा है अ गैस इज एक्सपैंडेड टू डबल ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेस। किसी एक गैस से हम 3 टाइप के प्रोसेस करवाते हैं, एक आइसोबारिक, एक आइसोथर्मल, एक एडियाबेटिक। तीनों के केस में हम वॉल्यूम को डबल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं अगर ग्राफिकली कंपेयर करना हो तो। आइसोबारिक में हॉरिजॉन्टल लाइन बनती, वॉल्यूम हमने डबल कर दिया v से 2v। आइसोथर्मल में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता, तो ये वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, हम वापस आ गए v से 2v। एडियाबेटिक का स्लोप का मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा होगा, यानी कि स्टीपनेस इससे ज्यादा होगी, इसलिए हमने नीचे से बनाया क्योंकि ये वाला ग्राफ ज्यादा स्टीप दिखाई दे रहा है। तो ये एडियाबेटिक का ग्राफ हो गया। हमें 3 पार्ट्स के इसमें आंसर बताने। पहला पार्ट है कि इनमें वर्क डन का ऑर्डर क्या होगा। देखिए, अगर पीवी ग्राफ है तो वर्क डन का ऑर्डर आराम से बताया जा सकता है। वर्क डन हो जाएगा एरिया अंडर कर्व। सबसे ज्यादा एरिया मुझे दिखाई दे रहा है आइसोबारिक के अंदर, उससे कम आइसोथर्मल, सबसे कम एडियाबेटिक। तो आइसोबारिक विल बी ग्रेटर देन आइसोथर्मल, विल बी ग्रेटर देन एडियाबेटिक। नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है कि अगर सेम स्टेट से चालू किया तो फाइनल प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। तो फाइनल प्रेशर डायरेक्टली ग्राफिकल देख लेंगे। फाइनल वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा प्रेशर फिर से आइसोबारिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबेटिक। तो वही हो गया था फाइनल प्रेशर का ऑर्डर। लास्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, सेम वॉल्यूम पर जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। एक्सप्लेनेशन आइडियल गैस इक्वेशन। सेम वॉल्यूम पर अगर मैं कंसिडर करूं तो सेम वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम 2v, तो ये वाला टर्म मैंने कांस्टेंट बना दिया। जिस केस में प्रेशर ज्यादा उस केस में टेम्परेचर भी ज्यादा, तो वही प्रेशर का ऑर्डर अपने टेम्परेचर का ऑर्डर बन जाएगा। तो आइसोबारिक सबसे ज्यादा, फिर आइसोथर्मल, लास्ट में एडियाबेटिक। तो ये आ गया वर्क, प्रेशर और टेम्परेचर का ऑर्डर। सभी केस में हमने इनिशियल वॉल्यूम का जो फाइनल वॉल्यूम रखा वो डबल कर दिया था। फिर से देखिए, वही काम करते हैं, लेकिन अब की बार एग्जैक्टली रिवर्स। करना क्या है, सेम स्टेट से हम चालू करते हैं। सेम स्टेट से चालू करने पर 3 अलग अलग प्रोसेस हमने चलाए, दोबारा आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। अब की बार जो फाइनल वॉल्यूम था वो इनिशियल वॉल्यूम का हमने हाफ कर दिया। तो वही पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर जो भी चीजों पूछेगा उसको कंपेयर करके बता देंगे। वॉल्यूम हाफ कर दिया तो आइसोबारिक प्रोसेस में 2v से v पर आ गए। आइसोथर्मल में बनाना तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, तो 2v से v पर आ गए। एडियाबेटिक का हम स्लोप जानते हैं, डेफिनेटली मैग्नीट्यूड यानी कि स्टीपनेस आइसोथर्मल से ज्यादा होगी, इसलिए हमने इसको ऊपर से बनाया एडियाबेटिक के लिए। फिर से बिल्कुल वही चीजें कंपेयर करनी है, वर्क, फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर। इस केस में मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा जो एरिया है वो एडियाबेटिक में होगा, उससे कम आइसोथर्मल, सबसे कम आइसोबारिक। तो मैक्सिमम वर्क डन एडियाबेटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर आइसोबारिक। अब मैं आपसे प्रेशर का ऑर्डर पूछ लूं तो प्रेशर डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, फिर एडियाबेटिक, आइसोथर्मल और आइसोबारिक, तो वही प्रेशर का ऑर्डर हो गया। टेम्परेचर का ऑर्डर भी बिल्कुल वैसे ही बता देंगे। सेम वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग अगर चेक करें
तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा, तो बिल्कुल वही ऑर्डर आपकी बार टेम्परेचर का भी आ जाएगा। और टेम्परेचर का तो आना ही था, क्योंकि देखिए इस केस में हमने एडियाबेटिक कंप्रेशन करवाया। एडियाबेटिक कंप्रेशन के केस में गैस हीटअप हो जाती है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज होने का मतलब ही नहीं है। और आइसोबारिक में सेम प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं वॉल्यूम कम करता जा रहा हूं तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी कम हुआ होगा। तो इसमें आया हीटिंग इफेक्ट, नो इफेक्ट क्योंकि आइसोथर्मल, और इसमें आ रहा था कूलिंग इफेक्ट। तो ये फाइनल टेम्परेचर हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। हमें 4 कर्व्स दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से प्रोसेस एडियाबेटिक हैं और कौन से आइसोथर्मल हैं। जितना हम एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के बारे में ग्राफिकली जानते हैं उसको कंसिडर करते हैं। इन दोनों ग्राफ का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। आइसोथर्मल का होता था -P/V, एडियाबेटिक का होता था -γ टाइम्स ऑफ P/V। लेकिन ये बात तो तय है कि दोनों का स्लोप होगा तो नेगेटिव ही, यानी कि इनके ग्राफ हमेशा फॉलिंग ग्राफ होते हैं। इसके बेसिस पे सी और डी को तो अभी से रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये राइजिंग ग्राफ हैं, इनके स्लोप होते हैं पॉजिटिव। अब जो मेरे आंसर आने वाले हैं वो ए और बी में से होंगे। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के स्लोप में कंपैरिजन मैग्नीट्यूड के बेसिस पे करते हैं कि हमेशा एडियाबेटिक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है कंपेयर्ड टू आइसोथर्मल। तो इसमें स्टीपनेस मुझे ए वाले ग्राफ की ज्यादा दिखाई दे रही है। स्टीपनेस के बेसिस पे अगर कंपेयर करें, यानी कि मैग्नीट्यूड के बेसिस पे कंपेयर करें, तो ए की स्टीपनेस अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली ए बनेगा एडियाबेटिक। बी की स्टीपनेस क्योंकि कम है तो बी बन जाएगा आइसोथर्मल। तो बस यही वाली चीज हो गई, ए बना एडियाबेटिक, बी बन गया आइसोथर्मल। रीजन यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन था स्लोप का मैग्नीट्यूड। सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्लोप होते हैं नेगेटिव। सी और डी के केस में स्लोप आ रहे थे पॉजिटिव। तो ये वही चीज हो गई, मैग्नीट्यूड एडियाबेटिक का ज्यादा होता है कंपेयर टू आइसोथर्मल। सी और डी कोई रैंडम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस रहे होंगे, ये बात तो तय है कि ये आइसोथर्मल और एडियाबेटिक तो नहीं हो सकते। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की जो गवर्निंग इक्वेशन होती है वो मैं आपको यहीं समझा देता हूं कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की जो गवर्निंग इक्वेशन होती है वो होती है PV⁻x विल बी अ कांस्टेंट। देखिए थोड़ी बहुत मिलती जुलती इक्वेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस से। वहां पे हम लिखते थे PV⁻γ इज ए कांस्टेंट, यहां पे लिखते हैं PV⁻x इज अ कांस्टेंट। x यहां पर कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए x ने 0 वैल्यू अटेन कर ली। अगर x को हम 0 करवा दें तो ये बन जाएगा प्रेशर इज अ कांस्टेंट, यानी कि जब x की वैल्यू 0 होती है तो बोला जाता है कि ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कन्वर्ट हो जाता है आइसोबारिक प्रोसेस में। ये भी हो सकता है कि हम x की वैल्यू 1 कर दें। अगर x की वैल्यू 1 कर दी जाए तो ये बन जाएगा PV इज अ कांस्टेंट, यानी कि एक ऐसा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जिसमें x की वैल्यू 1 हो जाए उसको हम स्पेशली एक नाम दे देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ये भी पॉसिबल है कि अगर मैं x को इन्फानाइट कर दूं तो x को इन्फानाइट करने पे बन जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक। x की ही वैल्यू अगर गामा रख दी जाए तो ये बन जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कोई भी एक जनरल प्रोसेस होता है जिसमें x की वैल्यू डिफर करने पर जो प्रोसेस का नेचर है वो चेंज होता रहता है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के पास ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी दूसरे प्रोसेस में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस है जिसको हम बाकी प्रोसेस बना सकते हैं x की वैल्यू डिफर करके। अब देखिए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला, जैसा हमने एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क लिखा था बिल्कुल उसी तरीके से पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का भी वर्क आ जाएगा कि वर्क शुड बी इक्वल टू, मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, μr T इनिशियल माइनस T फाइनल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देखिए हमने चेंज सिर्फ इतना किया, जहां एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा आता था वहां पर अभी एग्जैक्टली उसकी जगह लिख दिया x। तो बिल्कुल वैसी इक्वेशन से हम लोग वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो उसमें कोई डिफरेंस आता ही नहीं है, NCV डेल्टा T या फिर NF/2R डेल्टा T, जहां पर N हो गया नंबर ऑफ मोल्स। हीट अगर मुझे इन्वॉल्व कैलकुलेट करनी हो तो देखिए हीट का जो जनरल फॉर्मूला है वो बन जाता है μC डेल्टा T, जिसमें C हो जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट। एक बात हम जानते हैं कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है ये प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, यानी कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू डिफर करेंगे
सी की वैल्यू यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट अलग अलग वैल्यू अटेन करती है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए हमने यहाँ पे x को 0 सेलेक्ट कर लिया होता, तो अगर x को यहाँ पे 0 रखते तो ये बन जाता प्रेशर इज कांस्टेंट यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस। उस केस में आना चाहिए था डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल टू म्यू सीपी डेल्टा टी। हो सकता है हम यहाँ पे x को 1 रख लेते। अगर x को 1 रख लेते तो देखिए बन जाता आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है इन्फानाइट। तो अगर मैं यहाँ पे x रख दूं तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे c की वैल्यू हो जाए इन्फानाइट। बिल्कुल उसी लॉजिक से x को अगर गामा रख दिया जाए तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस बन जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट होती है 0। तो अगर x की वैल्यू 0 रख दी जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि c की वैल्यू यहां पर अपने आप आ जाए 0। बाकी चीजें भी बिल्कुल वैसी चलती हैं। बाकी चीजें क्या क्या, मान लेते हैं हमें स्लोप कैलकुलेट करना हो पीवी ग्राफ का। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने स्लोप लिखा था माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी बाय वी। यहां पर सिर्फ गामा को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टाइम्स ऑफ पी बाय वी। बल्क मॉड्यूलस हम लोगों ने वहां पे निकाला था गामा टाइम्स ऑफ पी। तो किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो बल्क मॉडुलस हो जाएगा वो हो जाएगा x टाइम्स ऑफ p। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही आइडेंटिकल चीजें चल रही हैं। डिफरेंस सिर्फ ये आता है जहां हम एडियाबेटिक प्रोसेस में गामा यूज करते हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में उसको लिख देते हैं x। अब देखिए जितने भी प्रोसेस हमने करे थे उन सब में हमको मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पता थी। वैल्यू क्या क्या थी, आइसोकोरिक प्रोसेस में लेते थे CV, आइसोबारिक प्रोसेस में लेते थे CP, आइसोथर्मल में वही चीज बन जाती थी इन्फानाइट और एडियाबेटिक में होता था 0। अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो कि एक जनरल प्रोसेस है, इसमें हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कैसे बताते हैं उस पर आते हैं। तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को कंसिडर करते हैं। अगर कोई भी प्रोसेस ऐसा है जिसकी गवर्निंग इक्वेशन है PV रेज टू द पावर x इज अ कांस्टेंट, तो उसका मोलर स्पेसिफिक हीट का ये फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, जिसमें गामा वही पुरानी चीज हो गई CP बाय CV और x हो गया PV रेज टू द पावर x यानी कि वॉल्यूम की पावर। ये टर्म हमारे लिए थोड़ा सा फेमिलियर है, R अपॉन गामा माइनस 1। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है उसकी वैल्यू हो जाती है CV, R अपॉन गामा माइनस 1 होता है CV, प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। ये वाला फॉर्मूला हमें अब सिंपली ध्यान रखना है। अब देखिए अगर ये हर पॉसिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि मैंने कहा था कि अगर x की वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएं तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो फॉर्म है वो चेंज होता रहता है। तो अगर x की वैल्यू, अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए हमने आइसोबारिक प्रोसेस सेलेक्ट किया। अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट यानी कि x की वैल्यू 0। जैसे ही x की वैल्यू 0 बनेगी ये बन जाएगा P इज इक्वल टू कांस्टेंट। उस केस में हम ये भी जानते हैं कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है वो CP के बराबर आती है। तो एक बार को इसमें डेटा रख के चेक कर लेते हैं। x को रखना है 0, तो CV प्लस, जैसे ही x को 0 रखेंगे ये बन जाएगा CV प्लस R, और मेयर्स रिलेशन से हम लोग जानते हैं कि CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तो वो चीज देखिए अपने आप यहां पे फिट हो जाती है कि C यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू CP यानी कि CV प्लस R। अब मान लीजिए हमने आइसोथर्मल प्रोसेस ले लिया। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं कि कितनी भी हीट सप्लाई कर दें टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आता, यानी कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो होती है इन्फानाइट। तो एक बार को डेटा से वेरीफाई कर लेते हैं। x की जगह 1 रख दें तो ये बन जाएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल बी अ कांस्टेंट। x की जगह इस फॉर्मूले में अगर मैं वापस 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखिए जैसे ही यहां पर हम रखेंगे 1, जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा 0, यानी कि पूरी टर्म बन गई इन्फानाइट। और देखिए वो चीज अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी कि मोलर स्पेसिफिक हीट विल बी इन्फानाइट। एडियाबेटिक प्रोसेस कंसिडर कर लेते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में भी हम लोग जानते हैं कि x की वैल्यू हो जाएगी गामा के बराबर और वहां पर c की वैल्यू होनी चाहिए 0। एज इट इज यहां पे अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये बन जाएगा CV प्लस R अपॉन 1 माइनस गामा। तो ये CV और ये बन गया नेगेटिव ऑफ CV, तो वो आपस में कैंसिल और मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हो जाएगी 0।
ऐसे ही अगर आइसोकोरिक प्रोसेस अगर हम कंसिडर करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए x को बनना पड़ेगा इन्फानाइट। अगर x को इन्फानाइट बना दें तो देखिए जैसे ही यहां पर x को इन्फानाइट रखेंगे डिनोमिनेटर बन गया इन्फानाइट, यानी कि ये पूरी टर्म हो गई 0 और मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगा CV के बराबर। एक जनरल टेबल बना लेते हैं जिस टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम CP, CV और गामा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस के लिए प्लॉटेड रहेगा, यानी कि नेचर ऑफ गैस यानी कि एटॉमिसिटी ऑफ गैस, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, लीनियर या फिर डायटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, उन सब के लिए ये डेटा हम एक टेबल में बना लेते हैं ताकि सारी चीज हमें एक ही जगह पर दिख जाए। तो देखिए एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर रहे हैं मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के केस में हम जानते हैं जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो 3 होते हैं, यानी कि 3 ट्रांसलेशनल 0 रोटेशनल। तो 3 ट्रांसलेशनल। अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो CV की वैल्यू हो जाती है FR/2, तो देखिए हो गई 3R/2। उसमें फर्दर R ऐड कर दें तो CP आ जाता है, तो बन गया 5R/2। CP/CV बन जाता है गामा, तो गामा फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस विल बी इक्वल टू 5/3 यानी कि 1.67। नेक्स्ट कंसिडर करते हैं लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट यानी कि या तो डायटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर। तो देखिए वही हो गया डायटॉमिक या फिर ट्राइएटॉमिक लीनियर यानी कि पॉलीएटॉमिक लीनियर। लाइन स्ट्रक्चर के लिए हमने देखा था जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो 5 हो जाते हैं। 5 कैसे? 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। CV की वैल्यू उसके कोरस्पॉन्डिंग FR/2 से आ जाएगी 5R/2। उसमें फर्दर ऐड कर दें R को तो 7R/2 और गामा तक पहुंच गए 7/5। नेक्स्ट पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, तो CV की वैल्यू आ गई 6R/2 यानी कि 3R। उसमें R ऐड करा तो CP तक आ गए 4R और गामा की वैल्यू CP/CV यानी कि 4/3। तो देखिए डिफरेंट एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस के लिए अब हमें वैल्यूज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम CV, CP और गामा कितना कितना होता है। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं जो हमने अभी तक सीखा उस पे। फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोइंग द प्रोसेस PV⁻1/2 इज अ कांस्टेंट। अब इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए, ना तो ये आइसोबारिक है ना आइसोकोरिक है, क्योंकि आइसोबारिक में दिखना चाहिए प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में दिखना चाहिए वॉल्यूम कांस्टेंट। दोनों ही चीजें यहां पे नहीं है। ना ही ये आइसोथर्मल है, क्योंकि अगर आइसोथर्मल होता तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता, यहां पर वो भी नहीं दे रखा। ना ही ये टर्म यानी कि ना ही ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, क्योंकि एडियाबैटिक की गवर्निंग इक्वेशन होती है PV⁻⁻ गामा इज अ कांस्टेंट और गामा की वैल्यू कभी 1 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि CP/CV इक्वल टू गामा होता है और CP की वैल्यू हमेशा CV से बड़ी होती है। तो ना ही ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर ये चारों स्टैंडर्ड प्रोसेस में फिट नहीं होता तो इसको नाम दे दिया जाता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, यानी कि PV⁻x इज अ कांस्टेंट वेयर x इज इक्वल टू 1/2। इस प्रोसेस के कोरस्पॉन्डिंग हमें मोलर हीट कैपेसिटी बतानी है R के टर्म्स में। जस्ट हमने अभी मोलर हीट कैपेसिटी का यानी कि C का फॉर्मूला सीखा था कि C इज इक्वल टू CV प्लस R/1 - x वेयर x इज इक्वल टू 1/2। तो सिंपली उस इक्वेशन में डेटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने यही वाली इक्वेशन यूज करी कि C इज इक्वल टू CV प्लस R/1 - x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/2। तो ये वाली चीज यहां से सॉल्व होकर आ जाएगी। कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। CV प्लस x की जगह 1/2 सब्स्टिट्यूट करा तो ये बन जाएगा 1 - 1/2 यानी कि नीचे आ जाएगा 1/2, उसका 2 ऊपर आया। CV की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है तो बन गई 3R/2 प्लस 2R। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता 7R/2। CV प्लस R/1 - x और R/1 - x की वैल्यू हो जाएगी 2R। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। An ideal gas is taken through a process in which pressure and volume vary as P is equal to kV². Show that molar heat capacity of the gas for the given process is CV plus R/3। तो देखिए वापस बिल्कुल स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन हो गया। एक गैस से हमने प्रोसेस करवा रखा है कि प्रेशर इज इक्वल टू kV²।
हमें बताना है कि इस केस में जो मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी CV प्लस R/3। प्रोसेस की इक्वेशन देख के फिर मुझे समझ आ गया कि ये डायरेक्टली पॉलीट्रॉपिक की ही कैटेगरी में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक डायरेक्टली कुछ भी फिट नहीं हो रहा, तो ये चला जाएगा पॉलीट्रॉपिक में। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि PV रेज टू द पावर -2 इज अ कांस्टेंट। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई कि ये एडियाबेटिक भी नहीं है, क्योंकि गामा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पॉलीट्रॉपिक के केस में हमें मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला हमें ध्यान है ही सही कि मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू CV प्लस R/1 - x। x की जगह यहां पे हमें सब्सटीट्यूट करना है -2। तो देखिए वो सिंपल सी चीज आ जाएगी, C इज इक्वल टू CV प्लस R/1 - x। x की जगह रखेंगे -2, तो ये बन जाएगा 1 - -2 यानी कि 3, तो CV प्लस R/3। यही चीज हमें प्रूव करके बतानी थी कि मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हो जाए CV प्लस R/3। तो देखिए जितने एग्जाम्पल हमने यहां से करे, आपको एक बात अब तक क्लियर हो गई होगी कि सेम टाइप की गैस से अगर मैं अलग अलग टाइप के प्रोसेस करवाऊं तो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी अलग आती है। यानी कि जैसे जैसे हम ये पावर चेंज करेंगे, यहां पे जो हमने लिखा है PV रेज टू द पावर -2, वो जो पावर में -2 है उसको अगर मैं चेंज करता रहूं, यानी कि गैस से मैं डिफरेंट टाइप के प्रोसेस करवाता रहूं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी अलग अलग आती है। इसको हमने कैलोरीमेट्री में भी मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया था कि गैसेस की जो स्पेसिफिक हीट होती है, यहां पे हमने और उसको बोल दिया मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी कि पर मोल के टर्म्स में बात करें तो वो प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। सॉलिड्स और लिक्विड के साथ ऐसा नहीं था। सॉलिड और लिक्विड के केस में मानते थे कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमें एक छोटा सा टॉपिक कंसिडर करना है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर। देखिए इसमें हम करते क्या है, मैं आपको पहले अपना ऑब्जेक्टिव समझा देता हूं। हम लोग क्या करने वाले हैं, दो डिफरेंट गैसेस हैं A और B। A के मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स हैं μ1, B के नंबर ऑफ मोल्स हैं μ2। दोनों गैसेस अभी अज्यूम कर लीजिए सेम टेम्परेचर T पर है। हमने क्या किया, इन दोनों गैसेस को मिक्स करके एक फाइनल मिक्सचर बना दिया। देखिए स्टार्टिंग में अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे थे तो फाइनली भी बोला जा सकता है मिक्सचर का टेम्परेचर एग्जैक्टली वही होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। हीट का एक्सचेंज तभी होता है जब टेम्परेचर डिफरेंट हो। तो ये गैसेस सिंपली मिक्स हो जाएंगी, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमें 2-3 पैरामीटर्स कैलकुलेट करके बताने। एक तो ये कि ये जो मिक्सचर बनकर आया है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। देखिए मॉलिक्यूलर वेट बताने का सिंपल सा एक तरीका होता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। गैस A के नंबर ऑफ मोल्स μ1, इसका मॉलिक्यूलर मास m1। गैस B के नंबर ऑफ मोल्स μ2, उसका मॉलिक्यूलर मास m2। अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो मिक्सचर का जो फाइनल मास हो जाएगा वो कंजर्वेशन ऑफ मास से हम बोल सकते हैं m1 प्लस m2, ठीक है। और मिक्सचर के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे μ1 प्लस μ2। तो मिक्सचर का जो मॉलिक्यूलर मास निकल कर आएगा वो हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम दो ही गैस तक लिमिटेड है तो ये बन जाना चाहिए m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2। ध्यान रखिएगा m1 और m2 यहाँ पे इंडिविजुअल गैसेस के मास हैं, उनके मॉलिक्यूलर मास नहीं। मास ऑफ गैस A इज m1, मास ऑफ गैस B इज m2। तो यहां तक की बात तो बहुत सिंपल है। इस तरीके के कई सवाल हम लोग केमिस्ट्री में ऑलरेडी हैंडल कर चुके होते हैं। जो काम की बात हमें आगे डिस्कस करनी है वो ये कि मान लेते हैं जो पहली वाली गैस थी इसके CV की वैल्यू थी, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो थी CV1। इसके लिए था CV2, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर गैस B इज CV2। अगर ये CV1 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं CP1, इसके कोरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं CP2। CP1 बाय CV1 बन जाता गामा1, ऐसे ही इस गैस के भी गामा की वैल्यू हो जाती गामा2। अब देखिए हमारा आगे का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हम नई चीज करने वाले हैं, ये सब तो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इसमें हमने कुछ नया एक्चुअल में किया नहीं है। आगे वाली चीज जो हमें हैंडल करनी है वो ये कि जो हमने मिक्सचर बनाया
मिक्सचर का इक्विवेलेंट सीवी कितना होगा, मिक्सचर का इक्विवेलेंट सीपी कितना होगा और मिक्सचर का इक्विवेलेंट गामा कितना होगा। तो उसको जो हम अप्रोच करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि मिक्सचर के पास जो इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी की इंटरनल एनर्जीज को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी आ जानी चाहिए। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका भी हमने केटीजी में सीखा था और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को तो हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स में कंसीडर करते आ रहे हैं। तरीका होता था NCV/T, NF/2RT बोलते थे, उसमें F/2R को हमने CV बोल दिया। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम म्यू से भी कई बार डिनोट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी इज म्यू CV/T, तो वही हम करने वाले हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ A प्लस B शुड बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर। देखिए बिल्कुल वही चीज हो गई। मिक्सचर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2, मिक्सचर का CV हमें कैलकुलेट करना है तो उसको बोलते थे CV ऑफ मिक्सचर। टेम्परेचर तो चल रहा था T, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर पर ही थी। शुड बी इक्वल टू, अब ये हो गया इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस A N1 CV1T, गैस A के मोल्स, गैस A का CV और उसका टेम्परेचर, प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस B, तो वो हो गया N2 CV2 इंटू T। तो ये इक्वेशन बन के आ गई, इंडिविजुअल गैसेस की इंटरनल एनर्जी का समेशन विल बी इक्वल टू मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर थ्रू आउट मुझे कैंसिल होता हुआ दिखाई दे गया। ऑब्जेक्टिव हमारा था मिक्सचर का CV निकालना, तो देखिए यहां पे मिक्सचर का CV लिखा हुआ है। N1 प्लस N2 को उठा के इधर डिनोमिनेटर में ले जाए तो वो वाली चीज कैलकुलेट हो जाएगी। तो CV ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमें याद होनी चाहिए क्योंकि हम हमेशा ये वाले स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। डायरेक्टली CV का फॉर्मूला आ गया N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये तो दो गैसेस के लिए था। मान लेते हैं हम इसमें तीसरी गैस और मिला दें, तो अगर तीसरी गैस मिला दें तो एक टर्म और आगे चले जाते, N3 CV3 और डिवाइडेड में यहां पर N1 प्लस N2 प्लस N3। तो इस तरीके से चलता रहेगा। अब देखिए अगर हमारे पास CV ऑफ मिक्सचर आ गया तो CP ऑफ मिक्सचर तक पहुंचना भी आसान। CV में आप डायरेक्टली R ऐड कर दीजिए, मेयर्स रिलेशन कि CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तो अगर मैं R ऐड कर दूं तो उसको ऐड करने के बाद डायरेक्टली फिर मैं रिजल्ट लिखता हूं कि CP ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो ये फॉर्मूला हमें वैसे तो देखिए याद रखने की जरूरत है नहीं, अगर ऊपर वाला याद है तो बिल्कुल यहां पे आप CV की जगह रिप्लेस कर देंगे CP। ये फॉर्मूला आया कहां से, ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि CP ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू CV ऑफ मिक्सचर प्लस R। तो ये वाला ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए अगर हमने गैस का CP और CV दोनों ही कैलकुलेट कर लिया तो गैस का गामा भी निकाला जा सकता है कि गामा ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू CP ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV ऑफ मिक्सचर। तो ये गामा ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट होकर आ गया CP ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV ऑफ मिक्सचर। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट है, हम हैंडल कर लेते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। 5 moles of helium are mixed with 2 moles of hydrogen to form a mixture. Find equivalent gamma of the gas. गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गामा का डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं, हमें CP और CV दोनों निकालने पड़ेंगे। CV कैलकुलेट करना चालू करें तो देखिए 5 moles ऑफ हीलियम, हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक डायएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस का CV 3R/2, डायएटॉमिक गैस का CV 5R/2। तो सिंपली हमने पहले CV कैलकुलेट कर लिया। पहला टर्म लिख रहे हैं हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू 5R/2, फिर लिख रहे हैं हीलियम के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स 5 इंटू 3R/2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि N1 प्लस N2 वो हो गए 7। CV की वैल्यू आ गई, R ऐड करके CP निकाल लेंगे तो इस तरीके से CP आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो CV की वैल्यू मैं यहां पे कैलकुलेट करके रख देता हूं। देखिए CV यहां से कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 25R बाय यहां से 2 और नीचे का हो गया तो बन गया 14
ऐसी सीपी की वैल्यू अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करके यहाँ पे रख दूं तो सीपी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है 39R/14। अब देखिए हमें गामा कैलकुलेट करना है। गामा हम सीधे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले के थ्रू ही चलते हैं। तो गामा ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू सीपी ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय सीवी ऑफ मिक्सचर। तो Cp बाय Cv करेंगे तो देखिए R/14 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेरे पास काम की टर्म बचेगी यानी कि जो फैक्टर बिना कैंसिल हुए बचेंगे वो बच जाएंगे 39 डिवाइडेड बाय 25। और ये 39 डिवाइडेड बाय 25 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं लिख देता हूं 1.56। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए स्टेप सिंपल से थे। पहले हमने Cv कैलकुलेट किया मिक्सचर का, फिर Cp कैलकुलेट किया और लास्ट में Cp बाय Cv ऑफ मिक्सचर करके हमने गामा ऑफ मिक्सचर की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट जो पार्ट आता है फर्स्ट लॉ का, बिल्कुल ये आखिरी पार्ट है, इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। देखिए फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस में क्या करना है उसका पहले हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट समझना है। हमने एक कंटेनर लिया, ये पूरा एक कंटेनर हो गया। इस कंटेनर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं एक मूविंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन की हेल्प से। ये वो पार्टीशन हो गया यानी कि वो पिस्टन हो गई। एक तरफ गैस का भी जो प्रेशर है P, इतने हिस्से का वॉल्यूम V और हमने उसको टेम्परेचर T पे मेंटेन करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ कंटेनर के यानी कि पिस्टन के दूसरी तरफ 100% हमने वैक्यूम मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर यहां पे 100% वैक्यूम है तो प्रेशर 0 मान लेते हैं, पिस्टन बिल्कुल बीचों बीच लगा के रखा हुआ था तो वॉल्यूम V। एक बात हम और इंश्योर करते हैं कि ये जो कंटेनर है ये कंटेनर टोटली इंसुलेटिंग वॉल्स का बनाया गया है। इंसुलेटिंग वॉल्स का मतलब इस कंटेनर का सराउंडिंग के साथ कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी कि ना तो इस कंटेनर से हीट बाहर निकलेगी ना ही हीट बाहर से अंदर आएगी। इतनी बात हम लोग समझ गए। देखिए अभी तक का अरेंजमेंट क्या है, पूरा बड़ा कंटेनर लिया, इंसुलेटिंग वॉल्स यानी कि हीट का इंटरेक्शन बिल्कुल बंद कर दिया, बीच में एक पिस्टन लगा दिया, एक तरफ गैस भरते हैं, गैस के पैरामीटर्स प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, दूसरी तरफ 100% वैक्यूम रखा यानी कि प्रेशर 0 और वॉल्यूम इसका V ही कंसिडर कर लेते हैं। देखिए अब क्या करना है, अब हमने ये जो बीच की वॉल थी, ये जो मूवेबल पिस्टन था जो मैंने आपको बोला था फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसको मूव करने के लिए फ्री छोड़ देते हैं। अभी तक तो क्या था, हमने होल्ड करके रखा हुआ था तो यहां पे प्रेशर था, यहां पे प्रेशर नहीं था। अब जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे प्रेशर की वजह से ये पिस्टन आगे मूव करना चालू कर देगा, क्योंकि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पिस्टन पे आके स्ट्राइक कर रहे होंगे, उस पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो ये पिस्टन आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे पिस्टन आगे मूव करेगा होगा ये कि जो अंदर की गैस है वो गैस एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगी, यानी कि वो गैस से हम कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस करवा रहे होंगे। अब उस प्रोसेस के क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो हमें समझना है। देखिए जैसे जैसे गैस एक्सपैंड हो रही है हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो हीट का इंटरेक्शन है वो तो 0 है, यानी कि सिस्टम से ना तो अंदर हीट आ सकती है ना बाहर जा सकती है, क्योंकि हमने पहले इंश्योर करके रखा है कि वॉल्स टोटली इंसुलेटिंग होंगी। तो अब जो प्रोसेस चल रहा है उसमें बोला जा सकता है कि डेल्टा Q विल बी 0। दूसरी जो चीज काम की है वो ये कि अगर हमने यहां पे वैक्यूम लगा के रखा हुआ है तो वर्क डन बाय गैस भी हो जाएगा 0, क्योंकि सामने उस पर कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं, वो गैस फ्रीली एक्सपैंड कर रही है। जब तक किसी चीज पे फोर्स नहीं लगाएगी तब तक वर्क नहीं होगा। सामने यहां पे कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जिस पे फोर्स लगाया जाए। तो इस फ्री एक्सपेंशन में बोला जा सकता है कि वर्क डन भी हो जाएगा 0। देखिए इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन और अभी तक जो हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में एक्सपेंशन देखे उसमें फर्क ये होता था कि जितने थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन अभी तक हुए उन सब में बाहर यानी कि सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन्ड होता था। तो जो अंदर की गैस थी वो बाहर सराउंडिंग पर फोर्स लगाते हुए एक्सपैंड करती थी। इस केस में सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, गैस के पास फोर्स लगाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो बोला जा सकता है कि इस केस में एक्सपेंशन के दौरान भी वर्क डन बाय गैस हो जाएगा 0 ड्यू टू नो सराउंडिंग या फिर प्रेशर 0। तो वर्क डन 0। आगे के जो पॉइंट्स है इसके देखिए वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ गैस वैक्यूम के अगेंस्ट होगा
और कंटेनर जो है वो टोटली हीट इंसुलेटेड है। ये बात मैंने आपको समझा दी। अब पैरामीटर्स पर आते हैं। पहला पॉइंट हम लोग समझ गए कि हीट का इंटरैक्शन जीरो। रीजन उसका कि हमने जो कंटेनर लिया था वो 100% इंसुलेटिंग कंटेनर था। दूसरा, वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन का भी हम रीजन समझ गए कि हम फ्री एक्सपेंशन करवा रहे हैं, यानी कि वैक्यूम के अगेंस्ट गैस को एक्सपैंड करवा रहे हैं, तो गैस के पास वर्क करने के लिए कोई जगह है ही नहीं, तो नेट वर्क डन भी हो गया जीरो। अगर इस फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में मैं फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दूं, यानी कि डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो देखिए हुआ क्या, डेल्टा क्यू जीरो और वर्क डन जीरो, तो इंटरनल एनर्जी के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, इंटरनल एनर्जी का चेंज भी हो जाएगा जीरो। तो फर्स्ट लॉ अप्लाई करके मुझे बात समझ आ गई, ये क्वांटिटी थी जीरो, ये भी क्वांटिटी थी जीरो, तो इसको भी अपने आप जीरो होना ही पड़ेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया, सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो है तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरनल एनर्जी फ्री एक्सपेंशन के दौरान हमेशा कांस्टेंट रहती है। यही बात हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी गैस से अगर हम फ्री एक्सपेंशन करवाने लग जाएं तो उस फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में गैस की इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट चलती है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्या कंक्लूजन निकल कर आया, यानी कि इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, वो ये, अगर ये फ्री एक्सपेंशन हम आइडियल गैस के साथ कराते तो देखिए आइडियल गैस के केस में बोला जा सकता है कि डेफिनेटली वो प्रोसेस आइसोथर्मल होगा और एडियाबेटिक भी होगा। एडियाबेटिक कैसे, वॉल्स हमने कर दी थी इंसुलेटिंग, तो एडियाबेटिक वाली बात तो वहीं खत्म हो गई। आइसोथर्मल कैसे, देखिए जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की, हम बोलते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला था मैं वो भी आपको बता देता हूं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी के बराबर आती थी और उसको हम लिखते थे NF/RT/2, ठीक है। तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है तो इंटरनल एनर्जी का सारा कंट्रीब्यूशन आता है काइनेटिक एनर्जी से, और काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं NF/2RT। अब देखिए अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, जिसको कि हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट लॉ की हेल्प से, तो यहां पे और कोई ऑप्शन नहीं बचता, टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस थी, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम उस गैस के बदल नहीं सकते, तो टेम्परेचर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसको कांस्टेंट रहना ही पड़ेगा। तो यही वो चीज आ गई कि अगर किसी भी आइडियल गैस से हम लोग फ्री एक्सपेंशन कराएं तो प्रोसेस आइसोथर्मल के साथ साथ एडियाबेटिक भी रहता है, तो टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज कांस्टेंट इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। नेक्स्ट मान लेते हैं, देखिए हालांकि हमने अभी तक जितना थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा उसमें गैस को सिर्फ आइडियल गैस ही मानते थे। एक बार के लिए रियल गैस के साथ क्या होगा फ्री एक्सपेंशन में, वो भी कंसिडर करके देखते हैं। देखिए अभी भी बोला जा सकता है कि हीट सप्लाइड या रिजेक्टेड तो जीरो, अभी भी बोला जा सकता है कि वर्क डन जीरो, यानी कि ये बात अभी भी सही है कि इंटरनल एनर्जी चलने वाली है कांस्टेंट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंटरनल एनर्जी अभी भी कांस्टेंट होगी। लेकिन रियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होता है समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस के केस में बोलते थे हम कि क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन जीरो होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, जो भी एनर्जी है वो सारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी तो खैर हमेशा रहती है। अब देखिए रियल गैस के केस में क्या होगा, जैसे जैसे गैस एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड होने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि वही मॉलिक्यूल्स अब ज्यादा वॉल्यूम में स्टे कर सकते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगेगा। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग बढ़ रही है तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने लगेंगे, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है वो मॉलिक्यूल्स के दूर जाने की वजह से अब जीरो को अप्रोच करने लगेगी। देखिए स्टेबल कंडीशंस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल्स को दूर लेके जाएंगे उनके बीच की जो इंटरैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव से जीरो की तरफ जाएगी। कोई भी क्वांटिटी अगर नेगेटिव से जीरो की तरफ जाती है तो बोला जा सकता है वो क्वांटिटी बढ़ रही होगी, यानी कि फ्री एक्सपेंशन के दौरान रियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। पोटेंशियल एनर्जी
रियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इंटरनल एनर्जी क्योंकि हमें कांस्टेंट रखनी है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो अब एक ही ऑब्जर्वेशन बाकी रह गया कि काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली कम हो रही होगी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो यह भी बोला जा सकता है कि डेफिनेटली टेम्परेचर भी कम हो रहा होगा। तो अगर रियल गैस के साथ हम फ्री एक्सपेंशन कराएं तो उस फ्री एक्सपेंशन में रियल गैस पर कूलिंग इफेक्ट आता है। तो ये वही चीज हो गई, टेम्परेचर ऑफ वैन डर वाल गैस डिक्रीजेस इन फ्री एक्सपेंशन बिकॉज थर्मल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो रियल गैस के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, बाकी सारी हमने चीजें पढ़ी थी आइडियल गैस से रिलेटेड। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हैंडल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ आइडियल गैस एक्सपैंड्स अगेंस्ट वैक्यूम insulated container then what will be the final volume, final pressure and final temperature। कंडीशंस बिल्कुल वैसी हैं, इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर गिवन है। सामने की तरफ हमने वैक्यूम करके रखा हुआ है, वॉल्यूम V के बराबर ही है। अब देखिए अगर ये गैस फ्रीली एक्सपैंड करने लगे तो गैस जो स्टार्टिंग में V वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखी थी वो अब 2V हो जाएगा। तो वॉल्यूम में तो कोई डाउट नहीं, V से चलेगा 2V तक। अगर आइडियल गैस है तो हम ये भी जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर के बारे में भी कोई डाउट नहीं, फाइनल टेम्परेचर T के बराबर ही होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता है इसके लिए फिर गवर्निंग इक्वेशन हो जाएगी कि P इंटू वी शुड बी ए कांस्टेंट, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन तो हमेशा वैलिड रहेगी। तो PV इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं, रीजन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो बोला जा सकता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम पे इफेक्ट आया कि वॉल्यूम डबल हुई थी, तो प्रेशर का इफेक्ट हो गया कि प्रेशर हाफ हो जाना है। तो ये हमारे सारे आंसर आ गए। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, ये हम पहले समझ चुके हैं। वॉल्यूम सिंपल सी बात है, डबल हो जाएगा। प्रेशर हाफ रह जाएगा और रीजन उसका कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं फ्री एक्सपेंशन में। एक जनरल क्वेश्चन और करके देखते हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस को हमने कंसीडर करने की कोशिश करी है। कॉलम ए में प्रोसेस दे रखे हैं, कॉलम 2 में उनसे रिलेटेड पैरामीटर्स दे रखे हैं। हमें मैच करना है कि कौन से ऑप्शन के लिए कौन से पैरामीटर सही बैठते हैं। ए ऑप्शन से यानी कि पहले वाले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। देखिए अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि हीट का इंटरेक्शन 0 यानी कि Q 0। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हम ये भी जानते हैं कि कूलिंग इफेक्ट आता है गैस पे, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती है। तो Q ऑप्शन गलत। एक्सपेंशन प्रोसेस अगर हो ही रहा है तो वर्क 0 वाला भी गलत। ये लिख रही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली इक्वेशन, ये तो हमेशा एप्लीकेबल होगी सही। तो ए ऑप्शन मुझे समझ आ गया, मैच करना चाहिए P और S के साथ। सेकंड पर चलते हैं, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन हम जस्ट पढ़ रहे थे, हीट 0, इंसुलेटेड कंटेनर, डेल्टा U 0, ये हमने फर्स्ट लॉ से ही प्रूव किया था, वर्क 0, सराउंडिंग में वैक्यूम था, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो हमेशा एप्लीकेबल होता ही है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो चारों के साथ मैच करना चाहिए। आइसोबारिक एक्सपेंशन, आइसोबारिक एक्सपेंशन में देखिए हीट 0, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में हम लिखते हैं NCP डेल्टा T, तो ये वाली चीज गलत हो गई। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, ये भी गलत हो गया क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 आइसोथर्मल प्रोसेस में हो सकती है या फिर फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में हो सकती है, आइसोबारिक में नहीं होती। वर्क डन 0, ये भी गलत हो गया क्योंकि हम लोग एक्सपेंशन कंसिडर कर ही रहे हैं जो कि फ्री एक्सपेंशन नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो मैच करता ही है। नेक्स्ट आते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे। Q 0 गलत। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। वर्क डन 0, ये गलत, इसका तो हम प्रॉपर फॉर्मूला भी जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा एप्लीकेबल। आइसोकोरिक कूलिंग, अगर आइसोकोरिक कूलिंग है तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि वर्क 0 रहता है, तो R ऑप्शन सही बैठ जाएगा, P और Q गलत हो गए, S तो खैर सही है ही सही। तो ये हमारी प्रॉपर आंसर की बनकर आ गई। A मैच करता है P और S के साथ, B
पी क्यू आर एस सारे ही सही थे एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन के केस में। सी मैच करता है एस के साथ, सी यानी कि आइसोबैरिक एक्सपेंशन, इसके साथ सिर्फ फर्स्ट लॉ वाली इक्वेशन सही बैठी थी। डी के हो गए क्यू और एस, ई के हो गए आर और एस। तो इस तरीके से हम इन सारे प्रोसेस को कंसिडर कर सकते हैं। सबके पैरामीटर्स हमने डिटेल में पढ़ रखे हैं, इसमें हमें अब डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, उस पर आते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या चीजें करी, डिफरेंट प्रोसेस के डिफरेंट पैरामीटर्स, यानी कि जितने पॉसिबल प्रोसेस हैं उनके जितने पॉसिबल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो, हीट सप्लाइड या रिजेक्टेड हो, वर्क डन हो, स्लोप हो, बल्क मॉडुलस हो, या फिर उन सब में फर्स्ट लॉ अप्लाई कैसे करते हैं और उससे क्या रिजल्ट आते हैं, सीपी, सीवी, गामा, ये सब कैलकुलेट करना सीखा। जो बची हुई चीजें हैं वो हम करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में करने की जरूरत क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक फ्लॉज होते हैं, वो बेसिक फ्लॉज क्या है मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कभी ये नहीं बता सकता कि कोई भी प्रोसेस प्रैक्टिकल में करना पॉसिबल है या नहीं, यानी कि वो आपको सिर्फ इतना बता देगा कि अगर वो पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया जाए तो उससे रिलेटेड पैरामीटर्स क्या होंगे। पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये नहीं बता सकता कि क्या एक्चुअल में वो प्रोसेस नेचर में करवाना पॉसिबल है भी कि नहीं। दो एग्जाम्पल इसके हमने फेस किए थे, एक था आइसोथर्मल, दूसरा था एडियाबेटिक। दोनों की ही कंडीशंस देख के हम समझ गए थे कि ना तो हम किसी प्रोसेस को 100% आइसोथर्मल बना सकते हैं ना एडियाबेटिक बना सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट लॉ के स्कोप से बाहर है कि वो प्रिडिक्ट करके बता पाए कि एक्चुअल में प्रोसेस होते कि नहीं। सेकेंड लॉ का काम यही होता है कि सेकेंड लॉ हमें किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी बता सकता है कि वो प्रोसेस एक्चुअल में नेचर में होना पॉसिबल है भी कि नहीं। तो वहीं सेकेंड लॉ स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लॉ स्टार्ट करने से पहले देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ। ड्रॉबैक्स ये थे कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट पार्ट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। ये नहीं बता सकता कि कितना पार्ट या कौन सा पार्ट हीट का मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा और कौन सा पार्ट इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। सेकेंड, इट डज नॉट गिव प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये आपको नहीं बता सकता कि एक्चुअल में वो प्रोसेस पॉसिबल है भी कि नहीं, यानी कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी भी कि नहीं, ये फर्स्ट लॉ के लिए बताना इम्पॉसिबल काम होता है। अब देखिए सेकेंड लॉ में हमें बहुत लिमिटेड सी चीजें पढ़नी होती हैं, यानी कि सेकेंड लॉ एक्चुअल में तो काफी डीप होता है, यानी कि काफी वास्ट इसका स्कोप होता है। लकीली हमारे सिलेबस में सेकेंड लॉ से रिलेटेड बस 2 स्टेटमेंट्स हैं और उन 2 के एप्लीकेशंस हैं। पहला स्टेटमेंट को हम बोलते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देखिए होता है कि नेचर में कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें आप हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करा सकें, यानी कि इट स्टेट्स दैट इन अ साइक्लिक प्रोसेस टोटल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। ऐसा प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारी हीट सप्लाइड को वर्क में कन्वर्ट कर दें। देखिए एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। जो आउटपुट आता है वो वर्क के फॉर्म में मिलता है, इनपुट होती है हीट। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का कहना सिर्फ इतना है कि कोई भी प्रोसेस ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो जाए, यानी कि जिसमें आप सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाए। दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वो होता है क्लॉजियस स्टेटमेंट। क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए हीट का जो प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक। क्लॉजियस स्टेटमेंट का ये कहना है कि जब तक हम एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड ना करें तब तक कभी भी हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक नहीं जा सकती। हालांकि ये बात सुनने में बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन ये कुछ आगे हम चल के पढ़ेंगे भी सही कि कुछ पैरामीटर्स यानी कि कुछ सिचुएशन ऐसी भी पड़ जाती हैं, कुछ कंडीशन ऐसी भी आती हैं जिसमें जरूरत पड़ती है कि हम हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे ले जाएं। तो क्लॉजियस स्टेटमेंट का कहना यही है, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव नेट हीट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क। अगर आपको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक हीट को लेके जाना है तो आपको उसको एक्सटर्नल वर्क सप्लाई करना ही पड़ेगा, उसके बिना वो काम नहीं हो सकता। तो ये 2 बेसिक स्टेटमेंट हमें पढ़ने, और इन 2 बेसिक के जो एप्लीकेशन होते हैं स्टेटमेंट्स के वो हमें कंसिडर करने हैं। हमारे लिए सेकेंड लॉ का स्कोप सिर्फ इतना सही है, बहुत ज्यादा डिटेल में यानी कि एंट्रोपी, एंथैल्पी वो सब हम फिजिक्स में सेकेंड लॉ में नहीं पढ़ते।
सबसे पहला जो एप्लीकेशन है और सेकेंड लॉ से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से निकल कर आते हैं वो ये है हीट इंजन। देखिए हीट इंजन कहीं ना कहीं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो हमने पहला पढ़ा था उसी का एक एप्लीकेशन है। उसका स्टेटमेंट ये था कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी साइकिल ऐसी पॉसिबल नहीं है जिससे हम हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर पाए। उसी का हमें देखना है अब नेक्स्ट हीट इंजन क्या क्या लिख रहा है। इस सबको तो हम थोड़ी देर में कंसिडर करते हैं, पहले समझ लेते हैं हीट इंजन होता क्या है। देखिए हीट इंजन कोई भी एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को कंटिन्यूसली वर्क में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर हम कोई भी ऐसा एक डिवाइस बना दें जिसमें अगर हम अंदर हीट सप्लाई करें और वो डिवाइस हमें आउटपुट के फॉर्म में वर्क दे दे तो उस डिवाइस को बोलते हैं हीट इंजन या फिर सिंपली इंजन। अब देखिए हीट का जो प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक। तो हीट इंजन का जो बिल्कुल सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है उसको एक लाइन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहां पर आते हैं, देखिए हमने हाई टेम्परेचर मेंटेन किया और लो टेम्परेचर मेंटेन किया। हाई टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग या तो सोर्स या फिर उसका जो टेम्परेचर है वो हो गया T1, या तो सीधे बोलेंगे हाई टेम्परेचर या फिर बोल देंगे सोर्स। इधर लगाते हैं लोअर टेम्परेचर यानी कि सिंक। सिंक का जो टेम्परेचर था वो था T2। तो देखिए इसके आगे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हीट का फ्लो सोर्स से सिंक की तरफ यानी कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होना चालू हो जाएगा। हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करके रखना था, आगे हीट अपने आप फ्लो करेगी। अब अगर हीट सोर्स से सिंक की तरफ जा ही रही है तो इस फ्लोइंग हीट का फायदा उठाते हैं और बीच में एक ऐसी थर्मोडायनेमिक साइकिल लगा देते हैं, यानी कि एक ऐसा वर्किंग सब्सटेंस लगा देते हैं जिसकी प्रॉपर्टी हो कि वो इनकमिंग हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है कुछ भी हो सकता है, एक थर्मोडायनेमिक साइकिल भी हो सकती है और कोई चीज भी हो सकती है। हम उसको सिंपली अभी नाम दे देते हैं वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस में देखिए क्या हो रहा है, हायर टेम्परेचर से हीट चलना चालू हुई, मान लेते हैं वो हीट है Q1। Q1 हीट चलते चलते इस वर्किंग सब्सटेंस पे पहुंचेगी। वर्किंग सब्सटेंस का काम सिर्फ इतना है कि अगर उसके पास हीट आए यानी कि अगर हम उसको हीट सप्लाई करें तो वो हीट का फॉर्म कुछ वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो मान लेते हैं वर्किंग सब्सटेंस से जो वर्क कन्वर्ट हुआ वो हो गया W। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये होता है कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी साइकिल ऐसी पॉसिबल नहीं है जो हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो देखिए इस साइकिल के पास कुछ अमाउंट ऑफ हीट आई Q1, इसने उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कंप्लीटली तो वर्क में कन्वर्ट कर नहीं सकता, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो अभी भी मेरे पास बाकी रह जाएगी। Q1 हीट अंदर आई, इसमें से W को मैंने वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो कितनी टोटल एनर्जी हमारे पास बची, Q1 माइनस W। तो ये जो Q1 माइनस W अमाउंट ऑफ हीट थी ये चली गई सिंक के पास। ठीक है, वो हो गया Q1 माइनस W। उसको हम और डिनोट कर सकते हैं Q2 से। तो वो जितनी हीट बाकी थी वो सारी चली गई अब सिंक के पास, यानी कि ऐसा भी बोला जा सकता है कि वो जो अमाउंट ऑफ हीट थी वो वेस्ट हो गई, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सिंप्लीफाइड वर्किंग हो जाती है एक हीट इंजन की। एक वर्किंग सब्सटेंस सोर्स सिंक अपने आप हीट फ्लो करना चालू करेगी सोर्स से सिंक की तरफ। हमने इस फ्लोइंग हीट का फायदा उठाया, बीच में एक वर्किंग सब्सटेंस यानी एक थर्मोडायनेमिक साइकिल लगा दी। वो थर्मोडायनेमिक साइकिल इनकमिंग हीट का कुछ फॉर्म वर्क में कन्वर्ट कर देती है, जो कन्वर्ट नहीं कर पाई वो नीचे चला जाता है सिंक में। ठीक है, तो ये जो एनर्जीज थी Q1 वर्क W और Q2, इनके बीच हम ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि इनकमिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू आउटगोइंग एनर्जी। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। वो मैंने आपको बता भी दिया था कि Q2 को हम Q1 माइनस W बोल सकते हैं, और Q1 और Q2 के टर्म्स में W भी लिखा जा सकता है Q1 माइनस Q2। तो ये सिंपल सी वर्किंग हो गई हीट इंजन की। हमारा जो काम है वो है इस इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो एफिशिएंसी पर ही आते हैं। एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करना है तो हम 100 और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की हो जाती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में हमें क्या मिला, वर्क। इनपुट हमने क्या करवाया था, Q1 अमाउंट ऑफ हीट। तो ये वही चीज बन गई वर्क अपॉन हीट गिवन, यानी कि W बाय Q1। W की जगह हम ये भी लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2।
तो सारी चीजें Q के टर्म्स में यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, और परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते 100 से। अब देखिए एक चीज यहां पे और लिखिए कि Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। जितना ज्यादा सोर्स का टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा वो हीट सप्लाई कर सकता है। सेम यहां पर T2, Q2 प्रोपोर्शनल टू T2, यानी कि जितना कम सिंक का टेम्परेचर होगा उतनी ही कम हीट वेस्ट होगी। तो Q1 प्रोपोर्शनल टू T1 और Q2 प्रोपोर्शनल टू T2, ये जो भी हीट इन्वॉल्व है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो उस प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करके Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं टेम्परेचर के टर्म्स में, तो वो बन जाता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, और परसेंटेज के टर्म्स में लिखेंगे तो इनटू 100। T1 अलग कर लें तो ये वाली चीज बन जाएगी 1 माइनस T2 बाय T1। ऐसा ही फॉर्मूला यहां पे भी बन सकता था 1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है, जैसा यहां पर हुआ 1 माइनस Q2 बाय Q1, बिल्कुल वैसा ही यहां पर हो गया 1 माइनस T2 बाय T1। T2 लोअर टेम्परेचर, T1 हायर टेम्परेचर। Q2 हीट रिजेक्टेड एट लोअर टेम्परेचर, Q1 हीट सप्लाइड फ्रॉम हायर टेम्परेचर। हमारा जो काम है यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि हमें डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो यहां पे समझ में आना चाहिए कि हीट कहां से कहां फ्लो कर रही है, वर्क कहां पे कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, ये एफिशिएंसी के फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। फॉर्मूला भी बिल्कुल आसान, वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, यानी कि W बाय Q1, W को लिख दिया Q1 माइनस Q2, तो ये वाली चीज बनकर आ जाती है 1 माइनस Q2 बाय Q1, क्योंकि Q टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1 माइनस T2 बाय T1। ये बेसिक थ्योरी है हीट इंजन के बारे में। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, मान लीजिए हम चाहते हैं कि एफिशिएंसी हो जाए 100%। एफिशिएंसी 100% कब होगी? जब ये T2 बाय T1 वाला टर्म हो जाए 0। अब T2 बाय T1 को देखिए 0 कैसे कर सकते हैं, या तो T2 हो जाए 0, T2 0 मतलब सिंक का टेम्परेचर बन जाए 0 केल्विन, जो कि आप समझ गए इम्पॉसिबल है, या फिर T1 हो जाए इन्फानाइट, सोर्स का टेम्परेचर बन जाए इन्फानाइट केल्विन, जो फिर हम समझ गए कि इम्पॉसिबल है। तो यहीं से वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आता है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम सारी इनकमिंग हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दें, यानी कि किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी 100% तो नहीं हो सकती। अगर 100% नहीं हो सकती तो सवाल है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो देखिए वही वाली चीज हो गई, या तो T2 0 हो जाए या फिर T1 इन्फानाइट हो जाए, तभी जाके एफिशिएंसी 100% पॉसिबल है। इंजन की जो एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर T1 और T2 पे डिपेंड करती है, ये बात भी हम समझ गए, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी हमने देख लिया 1 माइनस T2 बाय T1। अब देखिए सवाल ये उठता है कि अगर एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, और जो भी मैक्सिमम पॉसिबल है वो कैसे इंजन के लिए आ सकती है, यानी कि क्या थर्मोडायनेमिक साइकिल बनाए कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी मिल जाए। तो कार्नोट हीट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसके लिए बोला जा सकता है कि अगर हम इसके बेसिस पर एक हीट इंजन को रन करें, यानी कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल ऐसी बनाएं जो कि कार्नोट साइकिल को यूज करे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कार्नोट हीट इंजन कैसे बनता है, इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो देखिए एक पीवी ग्राफ में साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, हमें साइक्लिक प्रोसेस को बस समझना है। 4 प्रोसेस मिला के ये एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। जब ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है तो इसको नाम दिया जाता है कि ये है एक कार्नोट साइकिल। इस कार्नोट साइकिल के 4 स्टेप्स जो है उनको समझते हैं। देखिए ये है स्टेप 1। स्टेप 1 में हम करवा रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में देखिए क्या होगा, हीट सिस्टम के अंदर एंटर करती है, यानी कि इसको इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं, फर्स्ट लॉ से समझते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। देखिए अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बोल देंगे डेल्टा यू 0, क्योंकि एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर वर्क पॉजिटिव तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव, यानी कि ये वो स्टेप है जिसमें हीट सिस्टम के अंदर गई होगी। हीट सिस्टम के जो अंदर जा रही थी हमने उसको डिनोट किया था Q1 से, तो ये वो वाला स्टेप है जिसमें Q1 हीट सिस्टम के अंदर एंटर करेगी। पहला तो हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन।
अब देखिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हम जानते हैं कि कोई भी गैस से हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन करवाएं तो उसमें कूलिंग इफेक्ट आता है। कूलिंग इफेक्ट आया मतलब जो टेम्परेचर T1 था, यानी कि हायर टेम्परेचर पे जो हीट सप्लाई हुई थी, अब वो टेम्परेचर रिड्यूस होकर लोअर टेम्परेचर T2 पे आ जाएगा। तो जब हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन करवाते हैं तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर T1 से घट के हो जाता है पॉइंट C तक आते आते T2। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब देखिए आइसोथर्मल कंप्रेशन में फिर क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। कंप्रेशन करवा दिया तो वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव यानी कि डेल्टा क्यू नेगेटिव, यानी कि ये वो वाला स्टेप है जिसमें हीट सिस्टम से रिजेक्ट होती है। हीट जो सिस्टम से रिजेक्ट होती थी वो सिंक में जाती थी, उसको हमने नाम दिया था Q2। तो देखिए ये वो वाला स्टेप जिसमें हीट सिस्टम से रिजेक्ट हो रही है। आखिरी वाला जो स्टेप वो है एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन में फिर हम जानते हैं कि गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट आता है। तो ये वो वाला स्टेप है जब गैस यानी कि जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है वो वापस लोअर टेम्परेचर T2 से हायर टेम्परेचर T1 पे चली जाती है, जिससे उसको हीट रिसीव करनी है। तो ये वो चौथा प्रोसेस कंप्लीट होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन वाला, और ये जो पूरी साइकिल है इसको बोला जाता है कार्नोट साइकिल। तो हमारा जो यहां पे काम का पॉइंट है वो ये कि अगर किसी भी हीट इंजन को हम कार्नोट हीट इंजन बना दें, यानी कि उसको कार्नोट साइकिल के बेसिस पे चलाने लगे, तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो जाती है। तो अगर हमसे सवाल पूछ लिया जाए कि किस टाइप के इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, तो हमारा सिंपल सा आंसर होगा कार्नोट इंजन की। अब देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग बना तो दें, लेकिन कार्नोट इंजन भी आप समझ गए होंगे कि बनाना इम्पॉसिबल काम है। इम्पॉसिबल क्यों? स्टेप्स को ध्यान से देखिए। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल प्रोसेस करवाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होना चाहिए, और सिलेंडर की जो वॉल्स हैं यानी कि इंजन की जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो हम जानते थे आइसोथर्मल प्रोसेस 100% नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस भी हम जानते हैं कि करवाना इम्पॉसिबल काम है, रीजन बीइंग वो इनफाइनाइट स्पीड से हो और जो भी इंजन की वॉल्स हो वो परफेक्टली इंसुलेटिंग हो जाए। इस स्टेप तक परफेक्टली कंडक्टिंग थी, इस स्टेप तक परफेक्टली इंसुलेटिंग हो जाए, तो वो बात हम समझ गए कि ये वाला प्रोसेस भी करवाना पॉसिबल नहीं है। ना आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, ना एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकता है, यानी कि ये जो कार्नोट हीट इंजन है ये भी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ही है। एक्चुअल में तो ये साइकिल भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये थ्योरेटिकली एग्जिस्ट कर सकती है, प्रैक्टिकल इस साइकिल को भी बनाना इम्पॉसिबल काम है। लेकिन फिर भी किस हाइपोथेटिकल इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी? कार्नोट हीट इंजन। तो ये जो साइकिल बनी, इसका जो एरिया अंडर ग्राफ है वो हमें वर्क डन की वैल्यू बता देता। हीट सप्लाइड Q1 हो गया था, हीट रिजेक्टेड Q2 हो गया, वहां से हम उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हम समझ गए कि इट इज एन हाइपोथेटिकल इंजन। कई सारे रीजन उसके, एक तो मैंने आपको समझा दिया कि आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस कराना इम्पॉसिबल। फिर ये कि जो वर्किंग सब्सटेंस हो, यानी कि जो गैस हम यूज कर रहे हो वो आइडियल गैस हो। रियल वर्ल्ड में तो इनफैक्ट आइडियल गैस भी एग्जिस्ट नहीं करती। इस इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम पॉसिबल होती है। 100 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 100 के लिए हम जानते हैं T1 को इनफाइनाइट है, T2 को 0 होना पड़ेगा। 100 नहीं है, लेकिन मैक्सिमम है। और ये जो साइकिल है ये दो आइसोथर्मल, दो एडियाबेटिक प्रोसेस यूज करती है। हम जानते हैं कि वो दोनों प्रोसेस रियल वर्ल्ड में कराना इम्पॉसिबल काम है। तो जो एफिशिएंसी के फॉर्मूले आ जाते हैं, फॉर्मूले हम पहले से पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूले में ध्यान होने चाहिए। 1 माइनस T2 बाय T1 इंटू 100। हीट के टर्म्स में लिखना हो तो 1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। इफ अ कार्नोट इंजन वर्क्स एट अ टेम्परेचर बिटवीन 300 to 400 केल्विन, देन फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। एक इंजन ऐसा है जो कि 300 से 400 केल्विन रेंज के बीच में काम करता है। जो कम टेम्परेचर है वो हो गया सिंक का टेम्परेचर यानी कि T2। जो ज्यादा टेम्परेचर है 400, वो हो गया सोर्स का टेम्परेचर यानी कि T1। अगर हमें T1 T2 दोनों की वैल्यू पता है तो परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट, जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो कैलकुलेट हो जाएगी 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100 से। तो वो सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, T1 माइनस T2 यानी कि 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100 से। एफिशिएंसी को फ्रैक्शन के फॉर्म में या तो हम 1/4 लिख सकते हैं, परसेंटेज के टर्म्स में छोड़ें तो वो हो जाएगा 25%। यानी कि कोई भी इंजन अगर 300 से 400 केल्विन के बीच में काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी 25% से ज्यादा नहीं हो सकती। 25 भी कब होगी? अगर मैं उसमें कार्नोट इंजन लगाता। उसके अलावा आप कोई दूसरा रियलिस्टिक इंजन लगा दें
तो भी एफिशिएंसी 25 से थोड़ी तो कमी रहेगी। ये तो कारनोट की एफिशिएंसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डायटोमिक आइडियल गैस is used in a Carnot engine as the working substance. If during the adiabatic expansion part of the cycle, the volume of the gas increases from V to 32 times of V, efficiency of the engine is. देखिए अब की बार हमने वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में एक डायटोमिक आइडियल गैस यूज करी हुई है और उसके हेल्प से कार्नोट इंजन बना दिया। जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन वाला पार्ट था उसमें मान लेते हैं गैस का जो वॉल्यूम है वो V से 32 V तक चला गया। इसके बेसिस पे हमें बताना है कि इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी। देखिए एफिशिएंसी हम निकालना तो जानते हैं लेकिन वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं, हमें टेम्परेचर के टर्म्स में फॉर्मूला पता है 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। तो अगर इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम की हेल्प से मैं इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का रेशियो निकाल दूं तो हमारा आंसर सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच हमने रिलेशन भी सीखा हुआ है। वो रिलेशन ये हो गया कि T इंटू वी रेज टू द पावर गामा -1 शुड बी अ कांस्टेंट। तो इनिशियल टेम्परेचर T1, इनिशियल वॉल्यूम V, फाइनल टेम्परेचर T2, फाइनल वॉल्यूम 32V। डायटोमिक गैस दे रखी है तो डायटोमिक गैस के लिए हम CV की वैल्यू जानते हैं 5R/2, CP हो जाता है 7R/2, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 7/5 यानी कि 1.4। इसके बेसिस पे हमने एक वो टेबल भी देखी थी आज, बट वैसे भी हमें वैल्यूज पता है। डेटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो T2/T1 ये कैलकुलेट होकर आ जाता है 1/4। T2/T1 की वैल्यू अगर 1/4 है तो इसको आप वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे एफिशिएंसी के फॉर्मूले में, यानी कि 1 माइनस T2/T1। तो एफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1 यानी कि 0.75, परसेंटेज में टर्म्स में कन्वर्ट कर लें तो 75%। नेक्स्ट अगला हमें पढ़ना है कार्नोट रेफ्रिजरेटर या फिर सिंपली सेइंग रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को हम लोग हीट पंप भी बोलते हैं। अब देखिए रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है उसको समझते हैं। बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, जो बेसिक उसका वर्किंग प्रिंसिपल है सिर्फ उसको समझेंगे। रेफ्रिजरेटर देखिए एक ऐसी मशीन है जो कि लोअर टेम्परेचर से हीट उठाती है और हायर टेम्परेचर पे जाके रिजेक्ट कर देती है। यानी कि रेफ्रिजरेटर की बॉडी के अंदर हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी सराउंडिंग से कम होता है, तो जो नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है वो होना चाहिए सराउंडिंग से रेफ्रिजरेटर के अंदर। अगर हीट सराउंडिंग से रेफ्रिजरेटर के अंदर आने लगे तो रेफ्रिजरेटर की यूटिलिटी खत्म हो गई, यानी कि मान लिया जाएगा कि वो रेफ्रिजरेटर खराब हो गया। तो रेफ्रिजरेटर करता क्या है, लोअर टेम्परेचर यानी कि फ्रिज के जो अंदर की बॉडी होती है, जो फ्रिज की बॉडी के अंदर वाला पार्ट है, वहीं से हीट को उठाता है और हायर टेम्परेचर पे यानी कि सराउंडिंग पे ले जाकर रिजेक्ट कर देता है। तो देखिए जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है, रेफ्रिजरेटर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हीट को फ्लो करवाएगा, यानी कि रेफ्रिजरेटर की बॉडी के अंदर से हीट उठाएगा, लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करता है और सराउंडिंग में यानी कि हायर टेम्परेचर पे ले जाके उसको डंप कर देता है। क्लॉसियस स्टेटमेंट यह था कि हम कभी भी बिना एक्सटर्नल वर्क की हेल्प के लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक हीट नहीं पहुंचा सकते। यानी कि अगर आपको हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक लेकर जाना है तो आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क सप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज हीट हायर से लोअर पे आना चालू कर देगी। तो देखिए थोड़ा सा वर्किंग डायग्राम हो गया रेफ्रिजरेटर का। ये रेफ्रिजरेटर के अंदर की बॉडी है, यानी कि अंदर वाला पार्ट है जिसका लोअर टेम्परेचर है T2। इसको अभी हम नाम दे रहे हैं सिंक। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लोअर टेम्परेचर से ही हीट एक्सट्रैक्ट करता है, तो T2 टेम्परेचर से जो हीट एक्सट्रैक्ट हुई इसको बोल देते हैं Q2, और हायर टेम्परेचर पे ले जाके यानी कि सराउंडिंग में ले जाके उसको डंप कर देता है। तो हायर टेम्परेचर पे जाके जो हीट रिलीज हुई वो हो गई Q1। क्लॉसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये काम अपने आप नहीं हो सकता, इसलिए उस रेफ्रिजरेटर को अगर हमें फंक्शन करवाना है तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क सप्लाई करना पड़ेगा W। ये एक्सटर्नल वर्क एक्चुअल में रेफ्रिजरेटर को मिलता है इलेक्ट्रिक पावर की हेल्प से। कोई भी रेफ्रिजरेटर हमें यूज करना है तो आप जानते हैं कि हमें उसको पावर देनी पड़ेगी, यानी कि उसको प्लग में स्विच इन करना पड़ेगा, प्लग ऑन करना पड़ेगा, यानी कि जब उसके पास इलेक्ट्रिकल पावर पहुंचेगी, यही वो इलेक्ट्रिकल पावर है, तभी वो जाके लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक हीट को पहुंचा पाएगा। तो ये बेसिक हो जाता है रेफ्रिजरेटर का वर्किंग। अब आप एरोज को एक बार ध्यान से देखिए। ये जो एरोज हैं ये इंजन से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इंजन में देखिए क्या होता था, हीट ऐसे आती थी,
कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाता था, जो नहीं हो पाया वो सिंक में जाके रिजेक्ट हो जाता था। तो रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल उसका उल्टा, सिंक से हीट उठाई, इस हीट को उठाने के लिए हमें कुछ वर्क सप्लाई करना पड़ेगा और जो फाइनल एनर्जी है वो हायर टेम्परेचर पे जाके डंप हो जाएगी। तो इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि रेफ्रिजरेटर इज रिवर्स ऑफ हीट इंजन। अगर हीट इंजन को ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि बिल्कुल उल्टा चला दिया जाए तो वो एक रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी सारे एनर्जी के फॉर्म वही कि इनकमिंग एनर्जी यानी कि Q2 प्लस W शुड बी इक्वल टू Q1 और इससे W की वैल्यू मुझे मिल जाएगी Q1 माइनस Q2, वो सब तो वही रहेगा। रेफ्रिजरेटर के केस में देखिए बोल रखा है इन अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर हीट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी एंड सम एक्सटर्नल वर्क इज टू बी डन सो दैट हीट इज गिवन आउट एट हायर टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर बिल्कुल हीट इंजन का ऑपोजिट होता है। हीट इंजन में हमने कैलकुलेट करी थी एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेटर में हम स्लाइटली एक डिफरेंट टर्म कैलकुलेट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि कैलकुलेट भी बिल्कुल एफिशिएंसी के ऑपोजिट तरीके से होगी। देखिए एफिशिएंसी कैलकुलेट होता था वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, रेफ्रिजरेटर के केस में एफिशिएंसी ना कैलकुलेट करके कैलकुलेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है हीट अब्सॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय वर्क डन। रेफ्रिजरेटर ने हीट कहां से अब्सॉर्ब करी? लोअर टेम्परेचर से यानी कि सिंक से। कितनी हीट अब्सॉर्ब करी उसको हम डिनोट करते थे Q2 डिवाइडेड बाय वर्क सप्लाइड। वर्क सप्लाई कर रहे थे W और W की वैल्यू हम प्रूव कर चुके हैं Q1 माइनस Q2 के बराबर होती है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की इक्वेशन हो गई Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। और क्योंकि Q टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। तो इसके आगे देखिए हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में रिलेशन होता है। रिलेशन ये है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में भी लिखा जा सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि बीटा इज इक्वल टू 1 बाय ईटा माइनस 1, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 1 बाय एफिशिएंसी माइनस 1। तो देखिए कुछ काम के फॉर्मूले हो गए। तो हमें हीट इंजन और हीट पंप में यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो चीजें समझनी हुई है कि हमें समझ में आता हो कि हीट इंजन किस तरीके से काम करता है, हीट पंप किस तरीके से काम करता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला और हीट पंप की सीओपी का फॉर्मूला, ये इनके बीच रिलेशन है कि एफिशिएंसी और सीओपी के बीच में क्या रिलेशन आता है वो भी कई बार क्वेश्चन में काम आ जाते हैं। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल चीज है वो ये कि हमें एफिशिएंसी और सीओपी कैलकुलेट करनी आती है। देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, कैलकुलेट सीओपी ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। सीओपी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, लेकिन ये जितने टेम्परेचर हैं सब रखने केल्विन में। तो T2 यानी कि सिंक का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, वो कन्वर्ट होके बन जाएगा 303 केल्विन। T1 माइनस T2 करेंगे तो वो आप 40 माइनस 30 करिए या 313 माइनस 303 करिए, डिफरेंस तो 10 ही आना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी इक्वल टू 303 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 30.3। देखिए एफिशिएंसी में हम लोग एफिशिएंसी परसेंटेज भी कैलकुलेट करते थे। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, ये डायरेक्टली फ्रैक्शन के टर्म्स में ही आता है, इसमें हम परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्नोट इंजन absorbs an amount of Q heat from a reservoir at an absolute temperature T and rejects heat at sink at a temperature of T/3. The amount of heat rejected is. देखिए ये तो डायरेक्टली इंजन का सवाल हो गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सोर्स से यानी कि रेजर्वोयर से हम लोग Q अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं और सोर्स का टेम्परेचर था T और इसको ले जाके रिजेक्ट कर देते हैं टेम्परेचर T/3 पर। तो हमसे पूछा हुआ है अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड कितनी होगी। ठीक, अब देखिए सोर्स का टेम्परेचर जानते हैं, सिंक का टेम्परेचर जानते हैं, तो इसके बेसिस पे एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। और एफिशिएंसी को हीट के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है कि वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क W, हीट सप्लाइड Q। W को हमने Q1 माइनस Q2 भी लिखना सीखा था, हमें अल्टीमेटली Q2 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हैंडल करते हैं।
सबसे पहले तो एफिशिएंसी हम टेम्परेचर के टर्म्स में निकाल लेंगे। 1 माइनस T2 बाई T1 विल बी इक्वल टू वर्क के टर्म्स में आउटपुट अपॉन इनपुट यानी कि W बाय Q1। T2 T1 दोनों की वैल्यू गिवन है तो एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे, जिसमें Q1 डिनोट कर रहा है हीट अब्सॉर्ब्ड, Q2 आगे जाके आ जाएगा हीट रिजेक्टेड। तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर T/3, सोर्स का टेम्परेचर T, तो एफिशिएंसी आ गई 2/3। 2/3 को इक्वेट कर देते हैं वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क को लिखा जा सकता था Q1 माइनस Q2। Q1 की वैल्यू क्वेश्चन में Q गिवन है, Q2 अननोन चल रहा है, तो 2/3 विल बी इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो उससे Q2 की वैल्यू निकल कर आ गई Q/3। तो एफिशिएंसी के बेसिस पे यहां पे हमने टेम्परेचर और एनर्जी को रिलेट किया, यानी कि वर्क और हीट को रिलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी 1/10 as heat engine is used as a refrigerator. If work done on the system is 10 joules, then the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is. देखिए इसमें इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों चीजें आ रही हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से एक एक पैरामीटर करके समझते हैं। देखिए पहले हमने किसी कार्नोट साइकिल को इंजन के फॉर्म में यूज किया। इंजन क्या करता है? हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, इतनी बात हमें क्लियर थी। वो जो हम इंजन यूज कर रहे थे, उस इंजन की एफिशिएंसी आ रही थी 1/10, यानी कि अगर हम 10 यूनिट्स ऑफ हीट सप्लाई करें तो उसका 1 यूनिट वर्क में कन्वर्ट होगा, 9 यूनिट वेस्ट हो जाएगा, यानी कि 9 यूनिट रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इस साइकिल को रिवर्स में चलाना चालू किया, और अब हम जानते हैं कि जब इंजन को हम रिवर्स में चलाना चालू करें तो वो रेफ्रिजरेटर बन जाता है। हमसे ये पूछा गया है कि जब इसको हम रेफ्रिजरेटर बना चुके हैं और 10 जूल का अगर वर्क इस पे सप्लाई करें तो ये रिजर्वॉयर से यानी कि सिंक से कितनी अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल्स देन द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वॉयर एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं 10 जूल्स का वर्क सप्लाई करूं तो फ्रिज की बॉडी से यानी कि रेफ्रिजरेटर के लोअर टेम्परेचर से ये कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। देखिए अगर हमें इंजन की एफिशिएंसी दे रखी है तो इंजन की एफिशिएंसी के बेसिस पे हम इस रेफ्रिजरेटर का सीओपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं। एफिशिएंसी 1/10, सीओपी तक आना है तो हमने फॉर्मूला लिखा था 1/एफिशिएंसी माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1, ये वो फॉर्मूला हो गया, और इससे मुझे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू मिल गई 9। सवाल ये कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने का दूसरा तरीका क्या था, यानी कि एनर्जी के टर्म्स में, तो वो था एनर्जी अब्सॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय वर्क डन। एनर्जी अब्सॉर्ब्ड Q2 से डिनोट कर रहे थे, डिवाइडेड बाय वर्क डन। इस केस में हमने वर्क किया है 10 जूल। Q2 हीट अब्सॉर्ब फ्रॉम लोअर टेम्परेचर, वही हमसे पूछा गया था। W की जगह रख देंगे 10 को इधर मल्टीप्लाई करा तो Q2 की वैल्यू आ गई 90 जूल। यानी कि इस इंजन को अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में चला के एज ए रेफ्रिजरेटर यूज करूं तो हर 10 जूल वर्क सप्लाई करने पर ये लोअर टेम्परेचर से 90 जूल्स ऑफ एनर्जी उठा सकता है। अगर 90 जूल ऑफ एनर्जी इसने लोअर टेम्परेचर से उठाई, 10 जूल हमने सप्लाई करी थी, तो हायर टेम्परेचर पे जाके डंप करता 100। हालांकि हमसे सिर्फ इतना ही पूछा हुआ था, तो हम यही अपना फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे कि आंसर आ जाएगा 90 जूल। फॉर एवरी 10 जूल्स ऑफ वर्क डन, हीट अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम सिंक विल बी 90 जूल। और टोटल सोर्स पे कितना रिजेक्ट होती, यानी कि सराउंडिंग में कितना रिजेक्ट होती, वो खैर हो जाती 100 जूल। तो यहां तक हम लोगों को कंसिडर करना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट, यानी कि हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। हीट इंजन में हमें सिर्फ हीट का क्या डायरेक्शन होता है, वर्क कैसे मिलता है और उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना है। रेफ्रिजरेटर में हमें सिर्फ ये बात समझ में आनी चाहिए कि हीट इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में चला दें तो रेफ्रिजरेटर बन जाता है, और रेफ्रिजरेटर की सीओपी कैसे कैलकुलेट करते हैं और सीओपी का एफिशिएंसी से क्या रिलेशन होता है, वो हमने इस क्वेश्चन में भी यूज करके देख लिया।